अरब रुपया कर्ज बढ़ाती थी, हमसे 241% ज्यादा स्पीड से कर्ज ले रहे हैं और कर्ज इन्होंने एक पैसा का वापस नहीं किया। और ये जो कहते हैं ये एकदम गलत बात है, वरना अगर रीरोल तो हमने 35,000 रुपए का कर्जा किया है वापस। अब आप इस तरह सोच लीजिए कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो इंटरनली स्टेट बैंक जो बॉन्ड्स देती है, जब वो ड्यू होते हैं तो आप दूसरे बॉन्ड इशू कर देते हैं। या ऐसा होता है कि किसी बैंक से आपने लोन लिया, मिसाल के तौर पर क्रेडिट स्विस हो गया, आपने कोई सिटी बैंक हो गया, उससे आपने समझ लें कि $200 मिलियन लिए हुए हैं। जब वो ड्यू होते हैं तो उसको आप 200 मिलियन वापस नहीं करें, उसको आप रीरोल कर देते हैं कि यार आप 2 साल बाद ले लेना, और आप फिर नया इंटरेस्ट रेट उसको डिसाइड कर देते हैं कि हम पहले 5% दे रहे थे, अब 6% देना, लेकिन पैसे नहीं देंगे आपको, और ये इसको भी रीरोल करते हैं। तो इन्होंने ये भी किया है। कभी कभी ऐसा हुआ है जैसे सऊदी अरब ने इन्होंने मांगा कि हमको $1 बिलियन हमारा वापस करो, जो इनके जमाने में इन्होंने लिया था, तो सऊदी अरब को इन्होंने रीरोल नहीं कर सकते थे, तो सऊदी अरब को इन्होंने अपनी जेब से निकाल के पैसे नहीं दिए, हुकूमत के खजाने से पैसे नहीं दिए, उन्होंने चीन से लेके दिए। तो कहीं पर भी एक पैसा वापस नहीं किया। और 25,000 अरब रुपए पे कर्जा आए थे और 37,800 रुपए पे कर्जा लेके चले गए। तो ऑब्वियसली हर माह वो कर्जा ले रहे हैं, हर रोज कर्जा ले रहे हैं और हर साल कर्जा बढ़ा रहे हैं, और एक पैसा कर्जा वापस नहीं किया। और ये कहना जो है ये एकदम अक्ल फहम से बाहर है। दूसरी ये बात करते हैं कि भाई हमको तो पुराना कर्जा मिला था इसलिए हम फंसे हुए हैं। तो हर हुकूमत को पुराना कर्जा मिलता है। पीपल्स पार्टी आई थी तो 6,000 अरब रुपया कर्जा था। जब पीपल्स पार्टी गई और हम आए तो 14,000 अरब रुपया खर्चा था। जब पीपल्स पार्टी 14,000 अरब रुपए का हमको कर्जा छोड़ के गई थी तो उस वक्त 2,000 अरब रुपया टैक्स आमदन थी, जिसमें एफबीआर टैक्स शामिल है और थोड़े से और भी टैक्स शामिल हैं। तो तकरीबन 2,000 अरब रुपया टैक्स आमदन थी। तो तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि 14% हमारी जो डेट थी उसकी टैक्सेस थे, यानी कि टैक्सेस की जो मकदार थी वो डेट के मुकाबले में 14% थी। यानी कि 14% हमारी टैक्स इनकम थी टू बी एबल टू सर्विस द डेट को का सूद भरने में और उसको वापस करने में वगैरह वगैरह। जो हमारे पास जो वसाइल थे वो उसके 14% थे, जो पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी। 14.3 उसको हमने बढ़ाकर 5 सालों में 16.3 कर लिया, जबकि हमारी डेट बढ़ गई हमारे जमाने में 14,000 से 25,000 रुपए, लेकिन हमारी टैक्स की सलाहियत जो है वो डबल हो गई, 2,000 से 4,000 अरब रुपए हो गई। और ये ग्राफ भी मैंने आपको दिया हुआ है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के जमाने में 14.3 थी इनकम टैक्स इनकम टू डेट, हमने फिर उसको 16% पे ले गए, और पीटीआई जो है वो 12% से कम 11% पे लेके आ गई है। यानी कि उन्होंने टैक्स भी कम कर दिया और डेट भी बढ़ा ली है। तो टैक्स भी कम कर दिया और डेट भी बढ़ा ली। तो ये कहीं से बात करना कि उन्होंने एक पैसा भी टैक्स वापस एक पैसा भी डेट उतारा है, ये एकदम गलत बात है। इन्होंने एक पैसा भी डेट नहीं कम करी है, बल्कि जितनी डेट ली है पाकिस्तान के अंदर पहले 71 सालों में उसका 40% हिस्सा ले लिया है, और 12,800 अरब रुपया इमरान खान ने 2.5 साल में ले लिया है। ऐसे ही मैं आपको इत्तेफाक से बता दूं कि मियां नवाज शरीफ की 3 हुकूमतें, जिसमें 4 साल ये और 2 साल पहले जो थे उनके, उन तीनों मियां नवाज शरीफ की टर्म मिला लो तो इतने पैसे नवाज शरीफ ने नहीं कर्ज लिए जितने इमरान खान ने 2.5 साल में ले लिए। 12,863 अरब रुपया, ठीक है। और ये जितने भी नंबर्स हैं बाय द वे, ये आपको स्टेट बैंक की इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ये पाकिस्तान डेट एंड लायबिलिटीज, ये जो है ये समरी भी मिल जाएगा आपको। इसमें आर्काइव भी थोड़े से देखने पड़ेंगे आपको पीपल्स पार्टी के निकालने के लिए। और ये मैं बात कर रहा हूं, ये ग्रॉस पब्लिक डेट है, ग्रॉस पब्लिक, ये रुपयों में बात कर रहा हूं, 37,000 रुपयों पे। डॉलर्स की बात भी कर लेते हैं, रिपीट कर दिया मेरे ख्याल से। डॉलर्स की 12,863 रुपए, 863,000 अरब रुपए, 12,863 अरब रुपए, 12 खरब जिसको कहते हैं। एक गुजारिश आपसे कर दूं, ये क्योंकि बात हुई है डॉलर्स की, कि जब मुस्लिम लीग नून हुकूमत छोड़ के गई थी तो पाकिस्तान के ऊपर जो डॉलर लेट थी, जिसमें IMF का लोन भी शामिल था जो स्टेट बैंक का होता है, और जो हुकूमत के ऊपर लोन था वो 70.24 बिलियन डॉलर था, 70.2 बिलियन डॉलर। दिस इज डॉलर डेट, ठीक है, 70.2 बिलियन डॉलर। ये बढ़ के अब 82 बिलियन डॉलर हो गई है। 70 बिलियन डॉलर जो हम जो कर्ज छोड़ के गए थे वो 120 रुपए का उस वक्त डॉलर था जून में हमारे जाने के बाद। हम तो 115 रुपए छोड़ के गए थे, 1 महीने बाद जून में 120 था। वो बढ़ के दिसंबर के अंदर 159 रुपए का था। तो यानी कि 120 और 159 तकरीबन 39 रुपए की डिवैल्यूएशन आई है।
उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 70 बिलियन से तो आपके तकरीबन 2700 अरब रुपया बनता है जो डिवैल्यूएशन इफेक्ट है, यानी कि पीटीआई की जो 12,863 अरब रुपया जो डेट बढ़ाई है उसमें से 2673 अरब रुपए जो है 2673 अरब रुपए वो डिवैल्यूएशन की वजह से हैं और 10,190 अरब रुपए इनके डेफिसिट्स और लोन्स की वजह से हैं। 10,190 अरब रुपए। मैं आपको ये बता दूं कि 3 सालों में पीटीआई ने जो डेफिसिट कराया है वो अगेन रिकॉर्ड है। 2 सालों के अंदर 7,000 अरब रुपए के ऊपर हो गए थे, ये तीसरे साल 10,000 अरब रुपए के हो गए, यानी कि ये 64 मेरे ख्याल से 63 बिलियन डॉलर्स का 3 सालों में इन्होंने डेफिसिट कर लिया है। 63 बिलियन डॉलर्स का, ये भी पाकिस्तान की तारीख में एक रिकॉर्ड है कि इतना ज्यादा डेफिसिट किसी ने कर लिया है कि 63 बिलियन डॉलर्स का 3 सालों का बजट डेफिसिट कर दिया है पीटीआई ने। तो जो डेट बढ़ रही है वो इसलिए बढ़ रही है ना कि इन्होंने कोई पैसे वापस करें, एक पैसा वापस नहीं किया। एक और आपसे गुजारिश कर दूं कि ये कहते हैं कि ये पिछली हुकूमतों का मसला था, तो ये भी आपको मैंने ग्राफ दिया है। देखें क्यों पीटीआई की वजह से क्यों डेट बढ़ रही है, पाकिस्तान की जो 12,000 अरब रुपए बढ़े ये क्यों बढ़े? इसकी 2 वजह। एक तो बजट डेफिसिट बढ़ गया है। जब हफीज शेख साहब पीपल्स पार्टी के वजीर थे तो 8.8% डेफिसिट था इनका 2011-12 में। 2011-12 में 12-13 में आधा साल हफीज शेख रहे हैं और आधा साल रहे हैं सलीम मांडवी वाला साहब, तो डेफिसिट था 8.2। इसमें आखिरी महीना डार साहब का भी था तो उन्होंने थोड़ा कम किया तो 8.2% डेफिसिट था। फिर मुस्लिम लीग के 5 सालों में हमारा औसतन डेफिसिट था 5.5%, और उसमें भी सच्ची बात यह कि जिस साल में था थोड़ा डेफिसिट बढ़ गया था। डार साहब का तो 5% पे चल रहा था, 5.3 पे चल रहा था। उसके बाद जब असद उमर साहब और हफीज शेख साहब आए हैं और जिस साल रिसेशन आया है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, असद उमर इमरान खान लेके आए जो रिसेशन, तो 9.1% डेफिसिट था, जो अगेन पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड है। लियाकत अली खान से लेकर अगेन किसी और वजीर आजम तक का, नासिरुल मुल्क साहब तक, किसी वजीर आजम के जमाने में 9.1% नहीं पहुंचे थे। पहली मरतबा 9% का हदफ अबूर कराया और 9.1% इन्होंने डेफिसिट करा। उसके अगले साल इन्होंने 8.1% डेफिसिट कराया और इस साल फिर मुझे लगता है कि 8.6% डेफिसिट होगा। ये होशरुबा डेफिसिट्स हैं, डेंजरसली हाई डेफिसिट्स हैं, और ये इस हुकूमत ने करें क्यों, और ये क्यों करें? 2 वजूहात है। जबकि इन्होंने तमाम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स रोके हुए हैं, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहे, ना कोई बड़ी सड़क बनाई है, ना कोई पावर प्लांट लगाया, ना कोई ट्रांसमिशन केबल्स बेहतर करें, कोई चीज नहीं करी है। बात करते हैं कि नून ने ट्रांसमिशन केबल बेहतर नहीं किया, भाई आपने कौन सा कर लिया? लेकिन जो इन्होंने करा है वो करंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ा दिए, करंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ा दिए, वो इन्फ्लेशन से फास्टर बढ़ रहे हैं। करंट एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा फास्ट बढ़ रहे हैं, और टैक्स टू जीडीपी कम कर दिया, जो कि हम 11.7% पे ले गए थे आखिरी साल नून के, 11.7% पे ले गए थे। उसको पहले साल इन्होंने 10.7 करा और पिछले साल 10.4% करा। तो दोनों साल टैक्स के अंदर जो है वो टैक्स कलेक्शन के अंदर कमी आई है, और पिछले साल तो जीडीपी भी गिर रही थी और उसके बावजूद भी टैक्स गिर रहा था। तो ये एक बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस बुरी है। अगर आप ये बात कर ले किसी मेजर से कि जीडीपी भी इन पे कम हुई है, इन्फ्लेशन इस पे महंगी हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट इस मुल्क से बढ़ गई है, और अब ये कहना, ये एकदम गलत बयानी करना। देखें पीटीआई ने क्या किया है कि जब ये फेल हो गई अपने मईशत को बेहतर करने में, तो मईशत के अंदर इन्होंने नैरेटिव करना शुरू कर दी। अब हर महीने कहते हैं कि इस महीने हमने बर्तानिया में बहुत एक्सपोर्ट कर दी, इस महीने हमने चिली के अंदर जुराबें बड़ी एक्सपोर्ट कर दी, इस महीने हमने पतलूनें बहुत एक्सपोर्ट कर दी बेलारूस के अंदर। भाई आप 150 मुल्कों में 50 आइटम कर रहे हैं तो 7,500 लाइन आइटम है, एक आध आइटम तो बढ़ जाएगी। ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है, और जितना नून को बुरा कहते थे, ओवरऑल एक्सपोर्ट जो हम छोड़ के गए थे 2017-18 में उधर तक नहीं पहुंचे ये अभी तक। 2018-19 में इन्होंने $500 मिलियन एक्सपोर्ट कम करी, दूसरे साल इन्होंने कहा कोविड आ गया तो 2 बिलियन एक्सपोर्ट कम हुई, और आज भी पिछले साल से 3.5% स्टेट बैंक के मुताबिक एक्सपोर्ट कम है। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि मार्च के बाद आप देखिएगा कि हमारे साल से भी एक्सपोर्ट कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सके। उसके बाद ये पीटीआई वाले एक आखिरी बात ये भी करते हैं कि हमें इसलिए कर्ज वापस देना पड़ रहा है कि हमें नून का डेट का सर्विसिंग करनी पड़ रही है, हमको नून का कर्ज, जो नून ने कर्ज लिया था या पिछली हुकूमतों ने कर्ज लिया था, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। अगेन ये कोई नई बात नहीं है, हर हुकूमत देती थी,
हम भी देते थे। जब हम आए थे तो हमारे तो वसाइल और महदूद थे, हम तो डबल करके गए वसाइल और 1.5 गुना करके गए डेट, लेकिन हम डबल करके गए वसाइल तो हमने पहले से अच्छे कर दिए हैं। आप इंटरेस्ट रेट इसलिए ज्यादा दे रहे हैं, और इन नंबर्स मैं आपको बताता हूं। जिस साल में वजीर खजाना था, हमने ये डेट 1500 अरब रुपए में सर्विस करी थी, पूरे 1500 अरब रुपए में। अगले साल मैंने जो बजट बनाया था तो 1750 अरब रुपए में कुछ रख के गया था, या 1730 अरब रुपए कि इसमें हो जाएगी। ये हकीम साहब आए, हकीम लुकमान कहूंगा मैं इनको, इन्होंने रेट इंटरेस्ट रेट कर दिया 13.5%। भाई आपको किसने कहा था 6% इंटरेस्ट था? अगर आपको बहुत शौक था तो 8% कर लेते। सारा दिन आपने जो है वो 13.5% इंटरेस्ट कर लिया, 13.25% इंटरेस्ट कर लिया, और आपका डेट बढ़ गई, डेट महंगी हो गई। ये कोई प्राउड होने की बात तो नहीं है। इस दो चीजें हुई हैं, एक तो हुकूमत पाकिस्तान को आप नहर दिवालिया ले गए, लेकिन दूसरा आपने पूरा प्राइवेट बिजनेस बिठा दिया और पूरा नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ हुआ। ये तो कोविड आ गया तो जिसकी वजह से आपने फिर थोड़े से रिलेंट हुआ और उसको अब नौकरियों के लोगों को खतरा लगने लगा तो जाके रिलेंट हुए। ये पता नहीं किस आईएमएफ के एजेंडे पे चल रहे थे कि इंटरेस्ट रेट आपने 13% कर लिया। मतलब ये समझ से बाहर है। जो इंटरेस्ट रेट डबल करोगे तो डेफिसिट, जो डेट भी डबल हो जाएगी, डेट सर्विसिंग भी। इसमें कौन सी मतलब सोच है? तो आपने इंटरेस्ट रेट डबल कर लिया, डेट सर्विसिंग डबल हो गई, फिर आप रो रहे हैं। तो भाई आप अपने आप को खुद ही बदस्ते खंजर भी हैं और खुद लहू लहान भी हैं, लेकिन लहू लहान तो हम हो रहे हैं, बदस्ते खंजर वो हैं पीटीआई वाले। तो ये बातें आपके सामने रखनी थी कि कोई माशत में बेहतरी नहीं आ रही। आखिरी बात, और ये जो बात कर रहे हैं ये एकदम फहम से अलग बात है। एक पैसा भी पीटीआई ने नहीं दिया। आखिरी एग्जाम्पल देता हूं कि अगर आप अपनी एक दुकान पे अपने बेटे को बिठा के ले छोड़ दें और 25,000 रुपये कर्ज हो, और जब शाम को आए और बेटे से पूछें बेटा कर्ज कितना हो गया है, तो बोला अबू 37,000 कर्ज हो गया है। तो बोला इतना कैसे हो गया? बोला मैं आपका कर्जा वापस कर रहा था। तो कौन सा कर्जा वापस कर रहा था? कर्जा तो बढ़ गया है। तो ये एग्जाम। जी सर, ये बताइए कि आप चूंकि फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, हुकूमती एफिशिएंसी तो आपने बता दी। कल सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है, क्योंकि आप, ये मेरा सियासी सवाल है तो आप इसका भी जवाब दे दें कि कल का जो सेनेट का जो इलेक्शन है उस हवाले से अब आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी कोई हॉर्स ट्रेडिंग की बात है बीच में, या उस इस्लामाबाद के इलेक्शन को किस तरह से देखते हैं? मैं देखें, सेनेट के इलेक्शंस के अंदर 3 एमपीए पीपल्स पार्टी के हैं। हम ज्यादातर फोकस ये एक सीट पे ही कर रहे हैं, हफीज शेख व मुकाबला यूसुफ रजा गिलानी साहब। लेकिन जो पीपल्स पार्टी के 3 एमपीएस कह चुके हैं कि हम पीटीआई के, हम पीटीआई को वोट नहीं देंगे क्योंकि सिंध में इनकी इतनी बुरी कारकर्दगी है। मैं ये जानता हूं बहुत सारे पीटीआई के एमएनएस जो हैं जो यहाँ पे खुश नहीं हैं पीटीआई से, और अब जैसे आमिर लियाकत साहब है, इन्होंने तो कहा कि मैं हफीज शेख को वोट नहीं दूंगा। आप इस तरह सोचते हैं कि अगर हफीज शेख नहीं खड़े होते जी, अगर हाँ आज अगर हफीज शेख नहीं खड़े होते और सानिया निश्तर खड़ी होती इस्लामाबाद से तो बड़ा मुश्किल था उनका हारना। लेकिन हफीज शेख ये डीप कैंडिडेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर धुंध वगैरह ना हुई और कोई लोग अगवा ना हुए पोलिंग एजेंट से देखें। जी सर, ये आपने जो 12,865 का वो गया कहाँ? अच्छा, ये बात भी बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल पूछा। देंगे ये डेट कमीशन खान साहब ने बनाया था, अगर आपको याद है, और डेट कमीशन ने 10 साल के लिए बनाया था। और मैं तो उस जमाने में एक टीवी प्रोग्राम पे गया था और मैंने तो हमारे 5 साल का पूरा हिसाब एक पैसे का दे दिया था। और डेट कमीशन की भी एक अनऑफिशियल रिपोर्ट सामने आ गई है, लोगों को व्हाट्सएप वगैरह हो चुकी है, तो मैंने वो देखी है। तो कोई भी ऐसी चीज डेट कमीशन ने नहीं की, इसीलिए 2 साल हो गए। खान साहब ने तो रात के 12-1 बजे तकरीर करी थी, आपको पता, बड़ा तैश में थे कि मैं अभी हिसाब लूंगा। तो कमीशन की रिपोर्ट भी सामने नहीं आई। कमीशन की रिपोर्ट सामने इसलिए नहीं आई क्योंकि कोई सारी चीजें नून की ठीक थी। लेकिन कमाल ये कि इनकी, मैं तो उस वक्त भी कह रहा था कि 1 साल आप मुशर्रफ साहब का भी आखिरी डाल देते और 2 साल इमरान खान के भी डाल देते तो 13 साल की डेट कमीशन रिपोर्ट ले आते, सबका सामने हिसाब हो जाता। आप वो भी हिसाब कर लें कि क्या हिसाब था। अब आप ये देखें कि इन्होंने एक सड़क नहीं बनाई, मुस्लिम लीग नून ने 1700 किलोमीटर मोटरवे बनाए, डिक्की, बलोची और हवेली बहादुर शाह के अंदर हम 1200 किलोमीटर के प्लांट लगाए। ये हुकूमत पाकिस्तान के हैं। ये जो बात करते हैं कि हमारा बड़ा खर्चा हो गया और हमारा बड़ा नुकसान हो गया और फिक्स कॉस्ट दे रहे हैं, तो भाई तो हुकूमत पाकिस्तान के प्लांट्स हैं। उसके बाद तरबेला 4th एक्सटेंशन करी हमने, नीलम झेलम जो मुशर्रफ साहब छोड़ के शुरू करके उसको मुकम्मल किया। आई थिंक नहीं, दासू के अंदर दासू का पार्ट 1 कर लिया है, राइट? नहीं, दासू का नहीं, अच्छा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट किया है और इतनी सड़कें बनी हैं। उसके अलावा मतलब और जो सूबों को पैसे देते थे वो डबल कर दिए। हम जब आए थे तो सूबों को 1200 अरब रुपए मिलते थे, जब हम गए तो सूबों को 2400 अरब रुपए मिलने लगे। वो आज भी उतने मिलते हैं। जी, LNG नए डील
पर हुकूमत और नदीम बाबर साहब को सब मुबारकबादें दे रहे हैं, आप और शायद हकान भी देंगे क्योंकि LNG के साथ आपका भी पुराना वास्ता है। मैं इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला 2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और ये बताऊंगा कि सारी बातें हमारी ठीक निकली। हम कह रहे, नदीम बाबर साहब कह रहे थे कि लंबा एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए, अब करा। वो कह रहे थे कि क्या बोलते हैं गर्मियों में हमको जरूरत नहीं पड़ती, अब 2 टैंक लिए हैं। और जो वो बातें कर रहे हैं हम सब बताएंगे कि हमने अपने ज़माने में सस्ता तरीन निगोशिएट किया था, उसके 1 महीने बाद, हमारे 1 महीने बाद हिंदुस्तान ने हमसे महंगा लिया है, कुछ 6-8 महीने बाद बांग्लादेश ने हमसे महंगा लिया है, और इनसे कुछ अर्से पहले चीन ने सस्ता लिया है। लेकिन बहरहाल, और हमको इनको ये भी पता है कि 1 पेज ने एग्रीमेंट करवाया है, तो बहरहाल, लेकिन एनी केस मैं 2-3 दिन में LNG के ऊपर बात करूंगा। जितना नुकसान पिछले 6 महीने में LNG के ऊपर हुआ है, जो अगर हमारी बात मान लेते, ये जो आप $6 की नदीम बाबर साहब LNG खरीदेंगे, ये ट्रैफिक ब्यूरो का लेटर में लेके आऊंगा, जो $4 के अंदर ये देने के लिए तैयार थे, इन्होंने नहीं ली, तो ये $2 का नुकसान करा है जी। प्राइम ने एक रिपोर्ट जारी की है सर्कुलर डेट के बारे में, हाँ। और उनका ये कहना है कि 2019 के रिजल्ट 2020 में दोबारा जो हमारी रिकवरी है पावर सेक्टर के अंदर वो बहुत ऑलमोस्ट 2%, और ये इतना बड़ा मैस क्रिएट हो रहा है। हमारा ये खदशा लगाया किया जा रहा है कि शायद अगर 4 साल के बाद ये डबल होकर 4.9 ट्रिलियन रुपीज़ तक पहुँच जाएगा। आपको उसमें तमाम आपकी हुकूमत में शामिल थी, कितना बड़ा पेनफुल था आपके लिए, और क्या सोल्यूशन आपके देने में? जी, जब गुजारिश ये है कि जब हम गए थे तो जिस तरह ये आप गिनते हैं सर्कुलर डेट, वो 1063 अरब रुपया था। मई 2018 में 1063 अरब रुपया था। जब ये लोग आए तो बड़े खुशी से, शौक से रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि हम तो इसलिए रेट बढ़ा रहे हैं कि सर्कुलर डेट खत्म कर देंगे, नवाज शरीफ ने रेट नहीं बढ़ाया, शाहिद अब्बासी ने रेट नहीं बढ़ाया, ये लोग रेट नहीं बढ़ाते थे, तो इन्होंने अपने शौक पूरे कर लिए और रेट बढ़ा दिए। जो 11 रुपए यूनिट हम आपको बेचते थे, वो आज 24 रुपए यूनिट बेचने लगे, माशाल्लाह से डबल से ज्यादा रेट कर दिया है। लेकिन 1 पैसा सर्कुलर डेट में कम नहीं हुआ। 1063 रुपए में जो हम छोड़ के गए थे, वो आज 2400 रुपए से तजावुज कर दिया है। ठीक है, अब वो रोज उमर अयूब खान साहब टीवी पे नहीं आते, वो तो रोज आते थे पहले और सर्कुलर डेट बताते थे, अब नहीं आते। अब मैं आपको बताऊं क्या हुआ है। 93% तक लेके चले गए थे हम लोग रिकवरी रेट, 93%। हम आए थे तो 88% था, हम गए तो 93% पे चला गया। अभी ये वापस लेके आ गए 89% पे, वापस 88% पे चला गया था, बल्कि कोविड के 1 आध महीने में तो 80% चला गया था। अभी 88-89% पे चल रहा है रिकवरी, बिल रिकवरी। ये वो लोग हैं कि जिनको बिल दे चुके हैं, 12% लोगों से ये बिल देने के बाद भी पैसे नहीं ले सकते। तो जो 12% नसीबदार लोग हैं जिनको बिजली फ्री में मिल रही है, उसके पैसे आप लोग दे रहे हैं, इसलिए थोड़े से 2-4 रुपए आपकी महंगी हो जाती है यूनिट। एक दूसरा, नेपरा कहती है कि 12% ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस करो। जब हमारी हुकूमत आई थी तो हम 21% पे आए थे, हमने उसको कम करके 18 करा था। बहुत तीर नहीं मारा था, लेकिन 21 से 18 कर लिया था। ये 18 से फिर 19 ले गए। ये भी हिसाब, ये हिस्सा है, रिकॉर्ड का हिस्सा है कि 19 पर आज ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बढ़ गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने आके कहा, जब पाकिस्तान भर में ब्लैकआउट हुआ, कि नवाज शरीफ की गलती है। ये नहीं पता, उन्होंने पूछा क्या हुआ, ये बोले ये नहीं पता, लेकिन गलती नवाज शरीफ की है। फिर पता चली कि सिर्फ रूटीन मेंटेनेंस करना भूल गए गद्दू पे। तो ये वो लोग हैं, इन्होंने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बढ़ा दिए, इन्होंने बिल कलेक्शन कम कर दिया। और मजेदार बात, अभी आप देखो नेपरा का भी जो आप देखें, जो 1 रुपये और 35 पैसे आया है, 1 रुपये 53 पैसे आया है, जो आपका फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगे हैं, उसके अंदर महंगी LNG ली है जिसकी वजह से, और LNG से जनवरी के अंदर मिसाल के तौर पे 1 अरब यूनिट बनाया है। 1 अरब यूनिट का मतलब यह है कि 5 रुपए औसतन फी यूनिट महंगा होता है आप जब फर्नेस ऑयल से यूनिट बनाते हैं बमुकाबला LNG से। यानी कि 13 रुपए लगता है फर्नेस ऑयल का और 8 रुपए लगता है LNG का, तो 5 रुपए फी यूनिट, यानी कि 1 महीने में 5 अरब रुपए आपने फर्नेस ऑयल में फिजूल दिया है। और 55 करोड़ रुपए का डीजल जलाया नवंबर के अंदर उन्होंने। भाई, अगर आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी हो गई, अगर एक्सेस कैपेसिटी है, इसका मतलब है कि आपके पास कोल के प्लांट्स हैं, इसका मतलब है कि आपके पास गैस के प्लांट है, तो फिर डीजल क्यों चला रहे हो? मतलब मैं आपको बताऊं, अमेरिका और सऊदी अरब के अंदर डीजल नहीं चलता है, चीन के अंदर डीजल नहीं चलता, इतना महंगा होता है ग्रिड पावर। ये 22-25 रुपए पर यूनिट बना रहे हैं, फिर उसके 30% खोता है, फिर रास्ते में ट्रांसमिशन लॉसेज होते हैं। तो ये जो मिसमैनेजमेंट इन्होंने पावर में करी है, मैं समझता हूं कि ये मतलब ये एक मतलब ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान का, जो इन्होंने मिसमैनेजमेंट करी है। ये भी कहते हैं कि कैपेसिटी चार्जेस के बदले 900 अरब रुपए सालाना देने पड़ते हैं,
चलाएं या ना चलाएं 9 साल में तो नहीं। वर्ल्ड बैंक से पूछ लीजिए, ये कह रहे हैं कि 2023 में जब कैपेसिटी आएगी तो पाकिस्तान में 36,000 अरब होगा, और पाकिस्तान की वर्ल्ड बैंक कहता है कि 32,000 के ऊपर रिक्वायरमेंट होगी उसमें। अच्छा, अब उसके अंदर ये वो प्लांट्स गिन रहे हैं फर्नेस ऑयल के जो 1950 में लगे हैं, जो 28% एफिशिएंसी पे चल रहे हैं। ये मैं समझा दूं एक मरतबा, 28% एफिशिएंसी का मतलब ये है कि जितने BTU आप डालते हैं उसमें से 28% BTU तो बिजली में कन्वर्ट होते हैं और 72% जो है वो हवा में ज़ाया हो जाते हैं। हमने जो गैस के प्लांट लगाए हैं वो 61% एफिशिएंसी पे हैं कि 61% BTU बिजली में शामिल होती है और बाकी जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। 28% का 1950s का फर्नेस ऑयल का प्लांट कौन चलाता है पूरी दुनिया में? क्या पागल हो? बंद कर दो उनको। अब हमने जब लगा लिए हैं और आपको लोड शेडिंग नहीं होने कर रही तो उन प्लांट्स को बंद करो, कैपेसिटी कम करो। नंबर 2, 3000 मेगावाट के इनके पास कस्टमर्स पहुंचे हुए हैं। डिस्कोर्स के अंदर एप्लीकेशन में कस्टमर्स की कि हमको बिजली के कनेक्शन लगाओ। क्यों नहीं लगा रहे हो भाई? किस चीज का इंतजार कर रहे हो? फिर ये बोलते हैं कि आपने नून ने ट्रांसमिशन केबल पे काम नहीं किया। चलो इसको मान लेते हैं, एक मिनट, आपने क्या करा? डॉक्टर साहब जी बताइए कि जिस लेवल पे हुकूमत कीमतें ले आई है, हाँ। अगर आज आपको ये मिनिस्टर बना दिया जाए, फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाए, हाँ। तो क्या ये कीमतें दोबारा आप रिवर्स ला सकते हैं? डॉलर का रेट वापस आ सकता है? सर, मसला जो है ना वो मुझसे पहले भी किसी ने कहा था, तो मैं जी 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 ये सवाल बड़ा मुश्किल था। अच्छा आसास पूछ लें जी, फिर से कहिएगा, सॉरी फिर हाँ उस पर मैं आता हूँ, उस पर मैं आता हूँ। देखिए ये सर देखिए, गुजारिश ये है कि जो मसला पाकिस्तान में है वो किसी वजीर ख़जाना का नहीं है। मसला पाकिस्तान में जो है वो वजीर आज़म का है। आपने वो वजीर आज़म बिठाया है जिसको कोई समझ नहीं है हुकूमत चलाने की, जिसने सिर्फ वो ये समझता है कि शरीफ ख़ानदान को मैंने जेलों में डाल दिया और शहबाज शरीफ को मैं जेल में पलंग के बगैर सुला दूंगा गद्दे पे तो मुल्क अच्छा हो जाएगा। तो वो ये काम कर रहा है, इसको पकड़ के बंद कर दो, उसको पकड़ के बंद कर दो। किसी की गाड़ी से हेरोइन निकल आता है, किसी की गाड़ी से क्या होता है। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट सीरियस। जी जी कोई भी नून का आ जाए। आपका वो सवाल जो है फैटफ का, देखिए फैटफ में जो है ना, मैं सच्ची बात बताऊं कि जो पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट में रखा है इसमें बहुत ज़्यादा सियासत भी शामिल है। फैटफ बात तो बड़ी टेक्निकल करता है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सियासत भी शामिल है। मैं खुद भी वज़ीर ख़जाना रहा हूँ जब यहाँ पे मैं ये फैटफ में मीटिंग्स में गया हूँ और मैं बहुत यूरोपियन कैपिटल्स में गया हूँ। अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ एक रेजोल्यूशन किया था जिसको बरतानिया ने, जर्मनी ने और फ्रांस ने को स्पॉन्सर किया था। हिंदुस्तान का माजरत के साथ इतना वजन नहीं है, ठीक है, कि वो हमको इतने अरसे तक ग्रे लिस्ट में रख सके। और मैं तो उस वक्त भी कहता था कि हिंदुस्तान में जितनी क्रिकेट के ऊपर बैटिंग होती है और जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है सिर्फ क्रिकेट के ऊपर, जो बैटिंग के ऊपर, वो पाकिस्तान की टोटल मनी लॉन्ड्रिंग से ज्यादा होगी। आपके ख्याल से बाकी सारे ममालिक जो है वो दूध में धुले हैं, मतलब उनके सारे कानून सही है, सिर्फ हमारा ही कानून खराब है। तो ये उसके बाद फिर जब हम फैटफ ने हमको ग्रे लिस्ट में डाला, और तो एक चीज ये हो गई थी कि उस जमाने में हमारी हुकूमत के ऊपर थोड़ा सा बहुत ज्यादा प्रेशर था और तमाम तरीके से, तो हमने फैटफ का बड़ा हवा बना लिया पाकिस्तान में। जितना अरसा आप हवा बना के रखेंगे पाकिस्तान में उतने अरसे तक आप ग्रे लिस्ट रहेंगे। आपको पता है जब 2008 में या 2010 में हम ब्लैक लिस्ट में भी गए, किसी को नहीं पता थी, कि अखबार वाले को भी नहीं पता थी, हम आहिस्ते आहिस्ते रूल्स है करे निकल के आ गए। तो हमको इसका प्रेशर नहीं लेना चाहिए। फैटफ में जब हम निकलेंगे हुकूमत कर रही है काम, आई एम विद देम, यू नो, वो काम कर रही है। अभी जो है वो कवानीन तो हमने सारे बना लिए, कुछ इंप्लीमेंटेशन का है। जो उनको मसला जो होता है ना वो ये होता था कि आप इंप्लीमेंट सही नहीं कर रहे, टेरर फाइनेंसिंग को इंप्लीमेंट सही नहीं कर रहे। कहीं हमारे प्रोविंशियल पुलिस वालों की ट्रेनिंग सही नहीं होती है। हमारी टेररिज्म जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, होता फेडरल को इधर फैटफ में जवाब देना होता है। अच्छा, अक्सर ये होता है कि हमारे पुलिस वालों को नहीं पता कि वो 144 में बंदे को बंद कर देते हैं, और आखिर में ये होता है कि 300 अगर कोई मर्डर टेररिस्ट पकड़े गए तो 302 में उसको बंद कर उसको केस कर देते हैं। वो कहते हैं टेरर फाइनेंसिंग में पकड़ो, हम बोलते हैं यार उसको क्या मौत की सजा के ऊपर 250 रुपये क्या फाइन भी करेंगे। तो वो थोड़ा सा मसाइल हैं, लेकिन इसमें मैं आई थिंक आई विल सपोर्ट द गवर्नमेंट इन दिस। द गवर्नमेंट इज डूइंग व्हाट इट नीड्स टू डू। सीरियसली दिस इज मोर पॉलिटिकल देन एनीथिंग एल्स। थैंक यू। आप तीनों सवाल दीजिए जल्दी, कोई नहीं मुझे ये सिर्फ जी। मेरा सवाल रहेगा था डेट टू जीडीपी रेशो तीनों दौर की आपकी पीपल्स पार्टी की और ये तरीके से पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी 65% पे,
65% डेट टू जीडीपी हम छोड़ के गए थे 72% पे, और अब जो है खान साहब ने, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेट के खिलाफ हैं, 72 से कम करके 87% कर दिए, 72 से कम करके 87% दिया। जी जी, आपका इसके बाद आपको बताऊंगा जी। जून 2020 फेडरल मिनिस्टर हो जाते हैं जी तो मुल्क को कितना फायदा होगा और क्या वो जी जी आपका सवाल पूछा है। क्वेश्चन ये है कि आप कभी खोलकर नहीं बोले हैं? आप कभी खोलकर नहीं बोले हैं। इसाक डार साहब जाकर उधर बैठ गए लंदन में। ये जो मईशत के साथ हुआ है 2.5 साल में, हाँ 5.8% जीडीपी ग्रोथ थी। सारे इंडिकेटर सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट के अलावा सारे बेहतर थे। इकॉनमी वाल ग्रोइंग हुआ अपवर्ड। लेकिन ये सारा कुछ जो किया गया है ये है मैन मेड। आप क्यों नहीं इसके ऊपर कोई व्हाइट पेपर क्यों नहीं दिया है मुस्लिम लीग नून ने और फार्मर ने कोई व्हाइट पेपर क्यों नहीं दिया है? आप इसके ऊपर वर्क क्यों नहीं किया है? आप क्यों एक्सक्यूज दे रहे हैं अपनी को या फिर पीटीआई गवर्नमेंट को? यार मईशत का कबाड़ा वो निकाले, उसमें भी हमारा कसूर ढूंढते हो। ये आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है। मेरी बात देखिए, मेरी बात 2 साल के बाद आज पहली मर्तबा आप आपने सिर्फ आप छोटी मोटी बातें बताते हैं। में आपने कोई रिसर्च व्हाइट पेपर नहीं दिया कि ये इकॉनमी को आकर डाउनवर्ड जो किया गया, अगर किसी की ख्वाहिश पर किया गया होगा, आप आईएमएफ से आप भी मैं ये आपकी राय जो है ये मेरे ख्याल से बहुत मुफीद है, और ये हमारी कोताही है कि हमने इसके ऊपर एक वाइट पेपर नहीं दिया। हम इंशाअल्लाह ताला पीटीआई के करप्शन के ऊपर भी एक वाइट पेपर निकालेंगे जल्द, और पीटीआई के और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें गिना देंगे आपको। मलम जब्बा से शुरू होंगे, पिशावर बीआरटी से लेकर चीनी तक का सफ़र है ये, जिसमें दवाइयाँ भी शामिल हो जाएंगी। लेकिन इसके बाद या उससे पहले या उसके बाद 1-2 साल किया भी था, 2 साल कारकर्दगी पे हमने किया था, लेकिन हम मईशत के ऊपर फोकस करेंगे। हमारे ये बिलाल कियानी साहब जो है, गवर्नमेंट की कारकर्दगी छोड़े, आप मईशत मैं मईशत पे करेंगे, मईशत पे करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।